नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत कोलर का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं। इसे गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समग्र या पूर्ण सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत या समग्रकृत सिद्धांत। तो जो कोलर का जो सूझ का सिद्धांत था, ये गेस्टाल्टवादियों की विचारधारा है। आप ध्यान रखना कि गेस्टाल्टवाद जो के प्रणेता थे वो मैक्स वर्दीमर थे, जर्मनी के निवासी मैक्स वर्दीमर थे। और कोलर, कोपका, कुर्ट लेविन, ये सब इन्होंने क्या किया था, गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया था। हाँ, जन्मदाता मैक्स वर्दीमर हैं। अब गेस्टाल्टवाद होता क्या है, ये आपको हम बता रहे हैं। तो गेस्टाल्टवाद है क्या, इसे संज्ञान से लिया जाता है। गेस्टाल्टवाद जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका आकार अर्थ होता है आकार, स्वरूप आदि से। अर्थात जो है अंग्रेजी में इसका कोई जो है समतुल्य शब्द न होने कारण इसको ऐसे ही ले लिया गया है। तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है जैसे पूर्णाकार, पूरा, है ना। तात्पर्य है कि आकृति को पूर्ण रूप से या समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करने का विचार है। गेस्टाल्टवाद एक ऐसी समग्र अथवा पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से पता चलता है ना। पूरा पढ़ना है और ना कि उसे अवयवों के अवलोकन से। गेस्टाल्टवाद का प्रमुख विचार यह है कि किसी वस्तु या घटना की संपूर्णता का प्रभाव उसके विभिन्न अवयव या अंग को पृथक पृथक प्रभाव को जोड़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण, जब तक हम संपूर्ण नहीं पढ़ लेंगे, संपूर्ण या समग्रता की अनुभूति उसके अंगों के सम्मिलित प्रभाव में हटकर एक ऐसा अनुभव है जो पूर्णता को एक नितांत अनूठा एवं नवीन एहसास कराती। ये अनुभव वस्तु के आकार और उसकी बनावट पर निर्भर करता है। तो वर्दीमर ने कहा था कि किसी भी पूर्णाकृत की विशेषताएं केवल इसके वैयक्तिक तत्वों पर द्वारा नहीं अपितु इसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निश्चित होती। गेस्टाल्टवाद विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता है कि किसी वस्तु के आकार को छोटे छोटे टुकड़ों में न देखकर उसे पूर्ण रूप से देखा जाए, है ना। नेक्स्ट आता है कि वर्दीमर ने एक प्रयोग देखा था 1880 में। जो विज्ञापन चमकते रहते हैं, तो जो विज्ञापन में जो संकेतों की लाइट होती है, घूमने का दृश्य का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती है तो लाइन से लगती है, लेकिन क्या होता है उसमें क्रम से बल्ब पहले 1, 3, 5, 7 जलते हैं, फिर उसके बाद 2, 4, 6, 8 जलते हैं, तो क्रम से बंद होते हैं, बुझते हैं और लगता है कि जो है बल्ब एक सीरीज से जल रहे हैं। तो बल्ब लाइन से चल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में दृश्य से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण किस प्रकार है, उसके भागों अंशों से अंतर रखता है। अगर हम संपूर्ण पढ़ लेंगे तो लगता है पूरा, और उसके देखेंगे तो एक करके चल रहा है। तो इस सिद्धांत से इस बात पर बल दिया जाता है कि संपूर्ण के गुण उसके अंगों का प्रत्यक्षीकरण करने को प्रभावित करते हैं। समग्र विशेषताओं का पता उसकी आंतरिक प्रकृति द्वारा पता लगाया जा सकता है, न कि उसके विभिन्न अंगों की विशेषताओं द्वारा। गेस्टाल्टवादी जो मनोविज्ञान थे, प्रत्यक्षीकरण उक्त धारणा का प्रयोग आगे चलकर अधिगम, स्मृति चिंतन तथा तर्क आदि मानसिक क्रियाओं में भी किया जाने लगा। जो गेस्टाल्टवाद थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वर्दीमर, कोपका, कोलर, इन्होंने बौद्धिक आंदोलन चलाने के फलस्वरूप ही गेस्टाल्टवाद विकसित हुआ। और इसका मुख्य संबंध ध्यान रखना प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन से है। ये कई बार सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आए। तो सबसे बात है कि सूझ होता क्या है। तो सूझ का कह सकते हैं अचानक हल। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को समग्र रूप से देखता है। जब कोई समस्या आती है तब प्राणी उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता, वरन वो संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान खोजता है। प्राणी समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि तथा सूझ के द्वारा खोजता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीखने का केंद्रीय बिंदु सूझ है। सूझ से तात्पर्य किसी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को देखने अथवा परिस्थिति का केंद्रीय भाव से समझ लेने से। सूझ से प्राणी ये समझ जाता है कि किस प्रकार से कार्य करके वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अधिगम के
अर्थ में सूझ संपूर्ण परिस्थिति की पकड़ है। अधिगम मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि प्राणी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा अधिगम करता है, किंतु कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें प्राणी एकाएक कर लेता है, एकाएक बिना किसी बताए अपनी तरकीब से सीख जाता है। यही एकाएक तरकीब सूझ है। वुड ने कहा था कि अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। सूझ प्रायः अचानक तथा स्वतः ढंग से आता है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। किसी परिस्थिति में जैसे ही प्राणी में सूझ उत्पन्न होती है, वो सही अनुक्रिया करता है तथा इस प्रकार से उसे परिस्थिति में उस अनुक्रिया के करना सीख जाता है। अतः गेस्टाल्टवादियों के अनुसार नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने की अथवा पुरानी सूझ में सुधारने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राणी संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के प्रति अनुक्रिया करता है। अतः इस सिद्धांत को सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आता है कोहलर के सूझ के सिद्धांत का प्रयोग क्या था। तो जो सूझ के आपको बताया कि जब किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही कोई हल दिमाग में आता है, तब प्रत्यक्षीकरण तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूझ कहलाता है। और सूझ के संबंध में कोहलर ने जो अपने सबसे उन्होंने 6 वनमानुषों पर प्रयोग किया था, याद रखना। और सबसे बुद्धिमान उनका कौन था? चिंपैंजी सुल्तान नाम था। नाम रखना, याद रखना, पिछली बार टीटी नाम पूछ लिया गया था। और जो 6 वनमानुष थे, 6 वनमानुषों पर प्रयोग किया और 2 प्रकार की समस्याएं रखी थी। एक छड़ी समस्या रखी थी, एक बाघ समस्या रखी थी। और इन्होंने 4 पूरे प्रयोग 4 चरणों में किए थे, ध्यान रखना। तो ये मनोवैज्ञानिक जो कोहलर थे, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मानव शास्त्री थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उनको भेजा गया था। एक संस्था थी प्रूसियन एकेडमी ऑफ साइंस, याद रखिए, प्रूसियन एकेडमी ऑफ साइंस। और इसमें 1913 में इनको भेजा गया था। कहाँ पर? कैनरी द्वीप के टेनेरिफ में। और वहां पर उन्होंने वनमानुषों पर अध्ययन किया था और अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मेंटलिटी ऑफ एप्स, याद रखना, मेंटलिटी ऑफ एप्स, 1925 में। और इसी पुस्तक में उन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चरण सुनिए। सबसे पहले सुल्तान को पिंजड़े में बंद कर दिया और उसमें एक डंडा भी रख दिया, बाहर केले रख दिए। सुल्तान ने केले प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहा और थक कर बैठ गया। मतलब खूब प्रयास किया, हाथ पैर निकाले, इधर उधर किया, लेकिन उससे केला नहीं मिला। हाथ बाहर भी निकाला, लेकिन अचानक उसके पास में पड़ा, उसके दिमाग में बैठा और दिमाग में पड़ा कि डंडा रखा है, डंडा से हम केला प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने इस प्रकार डंडा से केला प्राप्त कर लिया। दूसरे चरण में जो है, उन्होंने पिंजड़े में 2 ऐसे डंडे रख दिए जो इनको जोड़कर एक बनाया जा सकता है। मतलब 2 ऐसे कोई नुकीले डंडे रख दिए जिनको जोड़कर एक बनाया जा सके, और केलों को इतनी दूर रखा कि एक डंडे से प्राप्त ना हो सके। सुल्तान ने फिर खूब प्रयास किया, प्रयत्न में खूब त्रुटि की, लेकिन केला प्राप्त नहीं हुआ। फिर बैठ गया, फिर सोचता रहा। सूझ अचानक आई, दोनों डंडों को जोड़ा और दोनों से डंडों को जोड़कर केले को प्राप्त कर लिया और इसके द्वारा, सूझ के द्वारा उसे भूख शांत हुई। तो 2 डंडे से केला प्राप्त करने का देखो कैसे सुल्तान बाहर केला प्राप्त कर रहा है। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। ये है तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जल्दी से तो आपको समझा रहे हैं। तो तीसरे चरण में केले को जो है पिंजड़े की छत से लटका दिया और पिंजड़े में एक संदूक जो लकड़ी की थी, देखना, याद रख दिया। और केले इतनी दूर टांगे कि उसके उछल कूद करे पा न सके। तो पहले वनमानुष ने खूब उछल कूद की, उछला, जितना प्रयास करना था प्रयास कर लिया, पर सफल नहीं हो सका। थोड़ी देर में घूमने के बाद एकाएक उसके दिमाग में आया और बक्से को खींचकर केले के ठीक नीचे रखकर उससे चढ़कर केले को खाकर अपनी भूख शांत कर ली। तो चतुर्थ चरण में क्या था? चतुर्थ चरण में पिंजड़े में 2 संदूक रखे और केले को इतनी ऊंचाई पर रखा कि वो एक संदूक से प्राप्त ना हो सके। फिर सुल्तान ने प्रयास किया, लेकिन नहीं प्राप्त कर सका, है ना। बाद में उसने एक के ऊपर एक संदूक रखकर चढ़कर केले को प्राप्त कर लिया और भूख को शांत कर लिया। इसी प्रकार 3 बक्सों को रखकर भी उसने केले प्राप्त कर लिए। तो ये उसके सीखने की सूझ की विधि थी। सूझ से उसने केला खाना सीख लिया, शांत, और सूझ के द्वारा केला खाना और संतोष प्राप्त कर लिया। ये देखिए केले को कैसे वो बक्से रखकर संदूक प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से
आपको सूझ के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये विधि बालकों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति के विकास में उचित अवसर प्रदान करती। तो ध्यान रखना, ये प्रयोग जो हुए थे ये प्रत्यक्ष ज्ञान स्तर पर अधिगम थे और प्रत्यात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल और परसेप्चुअल दोनों लेवल पर ये थे। ज्ञानेंद्रियों की सहायता से समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर प्रतिक्रिया करता है। दूसरा पॉइंट है, ये विधि छात्रों के रचनात्मक कार्यों में अधिक सहायता दे सकती। तीसरा, इस विधि द्वारा बालक स्वयं खोजकर ज्ञान अर्जित करने के लिए तत्पर रहता है। उसे किसी विशेष परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह उसे सामान्यकरण द्वारा उचित ढंग से मस्तिष्क में व्यवस्थित कर लेता है। सामान्यकरण मतलब कोई चीज कहीं पर सीखी हो और उसी को दूसरी जगह प्रयोग कर लेना और उसी तरह प्रयोग कर लेना सामान्यकरण कहलाता है। चौथा, ये कठिन विषय जैसे गणित, विज्ञान आदि के लिए अधिपयोगी होगी। गणित में क्या होता है, आप सवाल हल कर रहे हैं, अचानक आपके दिमाग और ऐसे हल हो सकता है, इस सूत्र से कर सकते हैं हम। तो अगला अनुसंधान कार्यों में जो रिसर्च करते हैं वो भी दिमाग सूझ के द्वारा करते हैं। कोई समस्या आपके पास सामने प्रॉब्लम समस्या आ गई बड़ी, आप उसको भी सूझ से हल करते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने इस संबंध में कहा था कि सूझ विधि कला, संगीत, साहित्य की शिक्षा में अधिक उपयोगी है। और एक बात है, अध्यापकों को द्वारा छात्रों की, जैसे अध्यापक क्या होते हैं, छात्रों की जिज्ञासाओं को डांट देते हैं तो छात्र क्या शांत हो जाते हैं। छात्रों के दिमाग में हमेशा सूझ चलती रहती, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने में, है ना, तार्किक क्षमता को विकास करने में मदद करता है। सूझ बुद्धि आयु एवं परिपक्वता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं सूझ आपकी बढ़ती जाती है। और ये सिद्धांत क्या है, ध्यान रखना, पूर्ण से अंश की ओर, बड़े से छोटे की ओर चलती है, ध्यान रखना, समग्र की ओर। और ये सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि और यांत्रिक विधि का खंडन करता है। ये सिद्धांत पूर्णता पर बल देता है, ध्यान रखना, है ना। तो इस प्रकार से ये शैक्षिक महत्व था। तो इनको आप लोग पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ये सीटेट के लिए बहुत, पीडोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उच्च कोटि का होता है सूझ, ध्यान रखना। और हमको बताइएगा कि कोहलर ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। एक तो पुस्तक आपने हमको बताया, इसका नाम जरूर उल्लेख करिए, और कोई पुस्तक है उनके नाम भी उल्लेख करिए। देखा आपने, सुना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।